नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आज की इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। संस्कृति आईएएस ने आप सभी लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों ही कक्षाएं दी जाएंगी। हालांकि यह जो कोर्स है यह एक हाइब्रिड कोर्स है, यानी कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह कोर्स 3 अक्टूबर को दिल्ली में शुरू हो रहा है दोपहर 3 बजे। तो यदि आप दिल्ली आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और यदि नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप सभी ये बात जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक है श्रेष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ क्या बता रही है। तो पहली न्यूज़ है हमारी OIML प्रमाण पत्र द्वारा। हाल ही में OIML जो संस्था है उसने भारत को 13वें देश के रूप में अब मान्यता दे दी है जो OIML प्रमाण पत्र को जारी कर सकता है। OIML एक्चुअल में होता क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का अर्थ क्या है कि एक ऐसे उपकरणों की बात यह कर रहा है जिन उपकरणों की सहायता से या तो आप वजन तोलते हैं या फिर आप किसी और चीज़ की माप करते हैं। किसी और चीज़ की माप में आप सभी कुछ शामिल कर सकते हैं, चाहे आपकी स्पीड मापनी हो या किसी चीज़ का वजन करना हो, इसके अलावा कहीं पर आपको दूरी नापनी हो, इत्यादि इत्यादि। जितने भी हमारे उपकरण हैं उन सभी उपकरणों के लिए जो मानदंड निर्धारित हैं उन सभी मानकों का निर्धारण इसी संगठन के द्वारा किया गया है। अगर कोई देश इनके द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करता है रेगुलरली, इसकी बातों को स्वीकार करते हुए अपनी व्यवस्था चलाता है, तो ऐसी स्थिति में एक समय के बाद वह देश आवेदन कर सकता है कि आप मुझे प्रमाणित कर दीजिए, मान्यता दे दीजिए कि मैं भी OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता हूं, ताकि जो भी व्यक्ति है, संस्था है, यदि वो अपने स्तर पर इस प्रकार के उपकरणों को बना रहा है तो मैं उसको मानदंडों के अनुसार, उसकी गुणवत्ता के अनुसार मान्यता दे सकूं, सर्टिफिकेट दे सकूं, जिससे कि वह जो डिवाइस बनाए वह सभी डिवाइस मार्केट में उतर सके, केवल घरेलू मार्केट में ही नहीं बल्कि विदेशी मार्केट तक भी सर्कुलेट हो सके। इसके साथ ही यह भी देखने वाली बात है कि अगर किसी देश को यह मान्यता मिल जाती है कि वह OIML सर्टिफिकेट इशू कर सकता, तो यह मान्यता उसे केवल अपने देश में उत्पादित उपकरणों के लिए ही नहीं मिल रही है, बल्कि इसके माध्यम से वह विदेशों में बनाए गए उपकरणों को भी सर्टिफाइड कर सकता है। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और भारत यह मान्यता लेने वाला, यह योग्यता प्राप्त करने वाला अब विश्व का 13वां देश बन चुका है। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर है हम लोग के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि इससे संबंधित सभी पक्षों को जान लिया जाए। पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है आने वाली परीक्षा में। तो क्या बातें कह रहे हैं, तो इससे संबंधित बातों में आपको ध्यान रखना है कि यह जो पूरी व्यवस्था है अब भारत में संभाली जाएगी उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। क्लियर है बात सभी को? तो जो भी अब सर्टिफिकेट इशू होगा, उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत एक डिवीजन है जिसको लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन कहते हैं, उस डिवीजन के द्वारा ही अब इन सर्टिफिकेट्स को जारी किया जाएगा। हालांकि ये हर एक डिवाइस को चेक करेंगे कि यह OIML के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं है, यह इन्हीं की जिम्मेदारी है। और उसके बाद यदि यह उस डिवाइस को सर्टिफिकेट दे देता है तो ऐसी स्थिति में केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में अन्य देश और अन्य व्यक्ति भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो इसमें क्या क्या शामिल है? वजन संबंधित उपकरण और माप संबंधित उपकरण शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि माप संबंधित उपकरण में क्या क्या हो सकता है, तो आपको मैं पहले यही बता देता हूं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। तो देखिए इसमें आपका सब कुछ शामिल है। स्पीडोमीटर, कृषि माप का उपकरण, नैदानिक थर्मामीटर, अल्कोहल सांस विश्लेषण, रडार गति मापने वाले उपकरण, पानी के मीटर, गैस के मीटर, टैक्सी मीटर, तोलने वाले मीटर, यह सभी वे उपकरण हैं जिनको इसके तहत शामिल किया जाता है। और अगर ऐसा कोई भी उपकरण है जो भी कंपनी बना रही है तो उस उपकरण को मार्केट में उतारने के लिए केवल घरेलू ही नहीं बल्कि विदेशी मार्केट में उतारने के लिए जरूरी है कि आप यह सर्टिफिकेट ले लें, जिसके बाद आप बिना किसी टेंशन के उसका उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब यह सर्टिफिकेट किसी कंपनी को दे दिया जाता है ना, तो उसका अर्थ यह होता है कि सरकार जिम्मेदारी ले लेती है कि जो उपकरण बनाया गया है ना, वास्तव में वह उपकरण सभी मानकों के अनुरूप है। उसमें 1 किलो का अर्थ 1 किलो ही होगा, आधा किलो नहीं होगा। सब जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले लेती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो लीगल टेंडर है, जो भी हम लोग करेंसी यूज करते हैं, चाहे 10 का नोट हो चाहे फिर 500 का नोट हो, हर जगह पे RBI गवर्नर के साइन के साथ लिखा होता है कि मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं कि आप उस नोट को अदा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में होता तो वो कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू 500 2000 के नोट तक की हो जाती है, सिर्फ कागज के टुकड़े की, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट परमिशन।
तो वैसी तरह की यह स्थिति, उपकरण वह सामान्य होगा लेकिन गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगा तो आप उसको हर जगह देखेंगे कि उसका उपयोग किया जा रहा है। भारत में अब तक व्यवस्था नहीं थी, भारत अपने सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं करता था, हालांकि मानकों का प्रयोग करता था, लेकिन जो उपकरण बनाए जाते थे अगर हम चाहते थे कि उसको विदेशों में भेजा जाए तो हमें किसी दूसरे देश से पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, जिसके बाद ही वह इंटरनेशनल मार्केट में सर्कुलेट हो पाते थे। भारत ने इस व्यवस्था को ग्रहण करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए मार्च 2023 में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई थी। वह रिपोर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को दी थी, जिसके बाद इसके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने उस रिपोर्ट को जाना, समझा, देखा भारत में किस तरह की व्यवस्था है, ये क्या क्या मानकों का पालन कर रहे हैं, हमारे मानक कितने मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से जो विशेषज्ञ थे उन्होंने माना कि सब कुछ ठीक है, हमारे ही मानकों के अनुरूप है, हम भारत को इसकी अथॉरिटी दे सकते हैं। क्लियर है बात सभी लोग को? तो इस प्रकार से अब भारत में पूरा कार्यक्रम चलेगा और यह हम लोग के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गई है, क्योंकि आने वाले समय में इससे हमें बहुत अधिक लाभ मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे लाभ मिलेंगे आने वाले समय में? अब हम केवल घरेलू उपकरणों का ही नहीं बल्कि विदेशों के बनाए गए उपकरणों का भी उपयोग कर पाएंगे, उनको सर्टिफिकेट दे पाएंगे और अब भटकना नहीं पड़ेगा। भारत से पहले दुनिया में 12 देशों के पास यह अथॉरिटी थी, जिसमें नाम शामिल है इन सभी देशों का: ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया। अब यहाँ हम देखें तो हमें एशिया वाले 2 ही देश दिख पा रहे हैं, एक जापान दिख रहा है और दूसरा चीन दिख रहा है। इसके अलावा हमें एशिया का देश नहीं दिख रहा, तो भारत एशिया का तीसरा देश है जिसको यह अथॉरिटी मिली है। तो अब हम यहाँ पे सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग तैयार कर सकते हैं, जिससे कि केवल घरेलू मामले में ही नहीं बल्कि विदेशी मामले में भी लाभ होगा। घरेलू उपकरणों को तैयार करा के हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतारेंगे, जिससे कि हमारा निर्यात बढ़ेगा। इतना ही नहीं, हम दूसरे देशों को भी सर्टिफाइड करेंगे, जिसका हम एक चार्ज लेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके साथ साथ ही हम बेवजह के जो प्रोसेस हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट का, उससे बच पाएंगे, घरेलू स्तर पर सारे कार्यवाही कर पाएंगे। OIML इसी प्रकार का सर्टिफिकेट है जिसके बारे में बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सर्टिफिकेट है, जो आपको वजन और माप संबंधित उपकरणों के उपयोग करने की इजाजत देता है, उनके मूल्यांकन की इजाजत देता है और उनको सर्टिफिकेट देने की इजाजत देता है। क्लियर है बात? तो जिस तरह का यह टॉपिक है हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए और कहीं भी पूछा जा सकता है। और शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको एक्चुअल में नहीं पता होगा कि जो उपकरण होते हैं वजन तोलने वाले या फिर स्पीडोमीटर हैं, थर्मामीटर है, इत्यादि इत्यादि हैं, उनकी जांच कहाँ होती है, किन मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है। तो अब आपको यह भी पता लग गया होगा कि एक्चुअल में कौन सी संस्था है जो इसके लिए मुख्य रूप से ऑथराइज्ड है और किस प्रकार से किसी देश को यह सब मान्यता दी जाती है कि आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? इसके कुछ विशेष लाभ होंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया भी है। इसका एक खास लाभ यह होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है OIML, आप इसकी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि अब कभी भी बैठक होगी, भारत अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, कोई बनी हुई नीति है उसके परिवर्तन में भूमिका निभा सकता है। सारी ही अथॉरिटी भारत को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मिल गई है। इसके अलावा जो घरेलू स्तर पर, विदेशी स्तर पर लाभ होंगे वह सभी आपको मैंने बता दिया। यह सब कुछ भारत में रहने वाला है। थोड़ी सी बात OIML की कर लेते हैं तो मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि चर्चाओं में पहली बार आया है भारत में इस प्रकार से। एक अंतर संकाय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय के रूप में काम करता है। ठीक है, कहाँ के मानक निर्धारित करता है ये आप सभी जानते हैं। हालांकि इस संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी, लेकिन भारत ने इसकी सदस्यता ले ली थी 1956 में ही। समझ रहे हो आप? भारत इस मामले में बहुत तेजी से काम करता है। कहीं लगता है ना कि हाँ यह संगठन हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा आने वाले समय में, तुरंत सदस्यता ले लो जब भी मौका मिल रहा है। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 63 है, यानी कि 63 देश इसके सदस्य बने हुए हैं, लेकिन 64 देश ऐसे हैं जिनको संबंधित सदस्य देशों का दर्जा दिया गया। तो आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि यह 63-64 का अर्थ क्या है, थोड़ा देखते हैं। तो एक्चुअल में इसके सदस्य देश वो हैं जिन्होंने इसके जो पूरा का पूरा जो कानून है, जो नियम है, उनको अडॉप्ट कर रखा है और उन सभी नियमों के अनुरूप, मानकों के अनुरूप व्यवस्था चला रहे हैं अपनी। लेकिन जो 64 देश हैं संबंधित देश, एक्चुअल में इन्होंने इस पूरे के पूरे नियम को, इनकी सिफारिशों को, इनके मानकों को स्वीकार नहीं किया हुआ। हालांकि जुड़े रहते हैं, सीखते, जानते, समझते रहते हैं, पर वो पूरी तरह से सदस्य के रूप में भाग नहीं लेते। तो ऐसी स्थिति में 63 पूर्ण सदस्य हैं और 64 ऐसे देश हैं जिनको संबंधित सदस्य का दर्जा दिया गया। और जो इसके 63 सदस्य हैं मुख्य, इनमें से मात्र अब 13 को ही इजाज़त है कि आप OIML द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। क्लियर है? अब 63 देशों में भारत 13वां देश है, तो बड़ी उपलब्धि तो अपने आप ही हो गई है।
क्लियर है बात सभी के लोगों को? तो कुछ भी पूछा जाता है आने वाले एग्जाम में, आप लोग को आंसर लगाना है। हमारी नाक की भी आप लोग को इज्जत रखनी है ना कि भाई पढ़ाया था सर ने, संस्कृति आईएएस की टीम के माध्यम से हमने पढ़ा था और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है तो बी रेडी, इसके नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर याद से। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे फिलहाल OIML का हमने रखा हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए जिस तरह से आप लोग रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं अपने आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल। तो क्या हुआ है कि भाई अब हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो डाटा था उस डाटा को इस पोर्टल पे डाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब ई कोर्ट परियोजना पूरी हो गई है, यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। यह जो प्रोजेक्ट है एक लंबे समय से भारत में चल रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ई कोर्ट व्यवस्था को स्थापित करना। ई कोर्ट का मतलब यह था कि हम इतने लंबे समय से भारतीय न्यायिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं, तो सारा प्रोसेस मैनुअल हुआ करता था, कागजी कार्रवाई हुआ करती थी और उन सबको एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक परियोजना चलाते हैं, परियोजना ई कोर्ट परियोजना, जिससे कि भारत में हर स्तर के जो कोर्ट रहेंगे उनका पूरा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे कि उनका एनालिसिस भी संभव होगा कि किस गति से हम भारत में केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, कितने लंबित पड़े हुए हैं, कितने विचाराधीन हैं, और कार्रवाई को सुलभ बनाना था, आसान बनाना था सभी के लिए, जिससे कि हर व्यक्ति की न्याय तक पहुंच हम लोग संभव बना पाए। तो इसीलिए सारा का सारा डाटा भारत का कंपाइल कर दिया है इस पोर्टल पे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तालुका स्तर तक के जितने भी कोर्ट हैं उन सब का डाटा अब यहाँ अवेलेबल। विजिट कीजिए, सब कुछ आपको दिखाई देगा, लेकिन विजिट क्लास के बाद करना है, पहले सारी चीज़ों को जान लीजिए। ठीक है, तो यह पोर्टल तैयार हो गया, इसलिए ज़रूरी है चर्चाओं में आया तो हम पढ़ लें। तो यह जो पोर्टल है एक्चुअल में इसकी शुरुआत अगस्त 2013 में की गई थी, लेकिन एक्चुअल में ये जो पोर्टल उस समय शुरू हुआ था तो धीरे धीरे काम चल रहा था, हाई कोर्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का डाटा कलेक्ट किया जा रहा था। अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा डाटा अब यहाँ पर पहुँच गया है, तो लगभग 10 साल का समय लग गया इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सारे डाटा को कंपाइल करने में, लेकिन अब एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है, जहां आप जान सकते हैं कि कितने केस थे हमारे पास में, अब तक कितने सॉल्व कर दिए हैं, कितनों पे जजमेंट दिया है, क्या क्या जजमेंट दिया है। अगर आप लोग क्यूरियस है तो आप लोग जाके वहाँ पे यह भी चेक कर सकते हैं कि सलमान खान का जो हिरण वाला केस था वह केस कहाँ तक पहुँचा हुआ है और आने वाले समय में कब उसकी हियरिंग होने वाली है, हर बात आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी संबंधित केस रहा हो तो उसकी डिटेल भी वहाँ पर होगी और जजमेंट क्या आया था वह डिटेल भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अभी यह जो कार्यक्रम हुआ था, यह जो ग्रिड पोर्टल है, यह ई कोड परियोजना के चरण 2 के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है पूरी तरह से। हालांकि इसको भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत भी महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में मान्यता दी है सरकार ने। ठीक है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि ईजिली ही सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो हर एक बात याद रखनी है, ज़रूरी है कि कब शुरू हुआ, किसके तहत हुआ था। ठीक है, अब इसका कार्यान्वयन कैसा हो रहा है, कौन संभाल रहा है, तो देखिए NIC मुख्य संस्था है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कंप्यूटर सेल, रजिस्ट्री की इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम और साथ साथ में एक इंटरैक्टिव इंटरफेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो यह सब कुछ मिलजुल करके इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार किए हैं। और आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको हर एक चीज़ यहाँ मिलेगी। यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है, इसके अलावा हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, इस तरह से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर विचाराधीन जो मामले हैं, लंबित मामले हैं और निपटाए जा चुके हैं, यानी कि जिन पर जजमेंट दे चुके हैं कोर्ट, हमारे सारे मामले यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठे बैठे किसी भी मामले में एक्सेस ले सकता है, जानकारी ले सकता है। यानी कि यह जो पोर्टल इन्होंने बनाया, इसके माध्यम से इन्होंने पूरे के पूरे देश में ही नहीं बाकी विदेशों में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए भी भारतीय न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित कर दी है। अब जो मामले ढके रहते थे, हम नहीं जान पाते थे कोर्ट के मामले में, अब हमारे सामने हर एक चीज़ रहेगी और पता रहेगा कि क्या क्या प्रोसेस कोर्ट्स में हो रहा है। ठीक है, तो जब हम जान रहे हैं इस ग्रिड पोर्टल के बारे में, थोड़ी सी बात ई कोड परियोजना की भी कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा हुई है सारी की सारी और ई कोड परियोजना के तहत ही इस पोर्टल को डेवलप किया गया। थोड़ी सी बात ज़रूरी है, करते हैं। तो केंद्र प्रायोजित योजना है, ई गवर्नेंस योजना के तहत इसको चलाया जा रहा था। वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, यानी कि वर्ष 2007 में सरकार ने निर्णय लिया था कि हम चाहते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था को डिजिटल किया जाए, जिसमें आपको मामले से संबंधित जानकारी नहीं दी जाएगी केवल, इसके साथ साथ मामलों की सुनवाई, याचिका दर्ज करना और उनसे जजमेंट के रिलेटेड सारी बातें भी आप लोग कर सकते हैं। तो याचिका भी दायर कर सकते हैं, ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं, दंड का भुगतान भी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी सुनवाई भी यहीं पर हो जाएगी, यानी कि ट्रैवल नहीं करना, वो समय बचेगा, न्यायालयों में भीड़ भाड़ से हम लोग बच पाएंगे और
न्याय जो है वह सभी के लिए आसानी से अब सुलभ भी हो जाएगा। हालांकि जो ई कोर्ट परियोजना है यह मुख्य रूप से चलाई जा रही थी न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और ई समिति, भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय की संयुक्त भागीदारी के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से इस पूरे के पूरी परियोजना को कार्यान्वित किया गया था। यानी कि अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, मिला जुला काम है। बट इसमें दो लोगों की यानी कि दो संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहली महत्वपूर्ण भूमिका न्याय विभाग की थी, क्योंकि आप सब काम के लिए फंड्स प्रोवाइड करवा रहे थे, तो फंड्स आ रहे थे न्याय विभाग की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका थी यहाँ पर रणनीतिक, यानी कि निर्णय क्या होंगे, कैसे कार्यवाही होगी, वो सब निर्धारण उच्चतम न्यायालय कर रहा था। तो इन दोनों की यहाँ पर विशेष भूमिका रही थी। तो इसका जो पहला चरण था वह 2010 में अनुमोदित हुआ। अब स्थिति समझिए आप क्या चल रही है। वर्ष 2007 में तो पहले पूरी परियोजना को अप्रूव किया गया, फिर 2010 में इसके पहले चरण को अप्रूव किया गया, जिसमें फैसला किया गया था कि 2015 तक 639 करोड़ रुपए लगा करके 14,249 जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के तहत जो हमारे मामले चल रहे हैं उन सबको कंप्यूटराइज करना। तो यह 2010 में शुरू हुआ, 2015 तक चला और काफ़ी अच्छी सफलता मिली। जब सफलता मिली तो सरकार ने कहा इसका दूसरा चरण शुरू करेंगे। कब? 2015 में शुरू किया। 2015 में वैसे तो यह चरण निर्धारित था 4 वर्षों के लिए, हालांकि इसकी अवधि को बढ़ाया भी गया। इसमें निर्धारित यह था कि 1670 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और भारतीय न्यायिक व्यवस्था को डिजिटलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। तो यह दूसरा चरण था। तीसरी न्यूज़ आपको मैं यहाँ पर अब यह भी बताता हूँ कि पहले चरण और दूसरे चरण की सफलता के बाद अभी कल ही केंद्र सरकार ने एक अच्छा खासा अमाउंट अप्रूव किया है इसके तीसरे चरण के लिए। अब इसका तीसरा चरण भी शुरू हो रहा है भारत में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा चरण क्रियान्वित है, तो तीसरा चरण चल रहा है। ठीक है, तो ग्रेड पोर्टल क्या है आपको पता लग गया। ठीक है, साथ साथ आपको पता लग गया कि यह परियोजना जो है ई कोर्ट परियोजना कैसे कैसे कब कब शुरू हुई थी, क्या क्या उद्देश्य थे। प्रश्न पूछे जाए तो बेझिझक लगाइएगा, चलो करके एग्जाम अटेम्प्ट कीजिएगा। और जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे फिलहाल यहाँ पर है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ। शतुरमुर्ग की प्राकृतिक प्रजनन की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में भारत में पहली बार देखा गया है कि शतुरमुर्ग ने प्राकृतिक रूप से प्रजनन किया है। अब तक इतिहास में ऐसा रहता था कि भारत में वर्ष 2009 से ही हम एनालिसिस कर रहे हैं शतुरमुर्ग का, लेकिन 2009 से हमेशा कृत्रिम रूप से ही इनके प्रजनन को देखा गया, करवाया गया। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सब चीज़ें प्राकृतिक रूप से हो पाई हैं, जिस वजह से इस पूरी घटना ने बहुत अधिक सुर्खियां बटोर ली। तो कहाँ हुआ है ये प्राकृतिक प्रजनन का कार्य? चेन्नई में चिड़ियाघर है, वंडालूर चिड़ियाघर, वहाँ पे शतुरमुर्ग का प्राकृतिक प्रजनन को देखा गया था। तो अभी फिलहाल देखिए ये जो तस्वीर है आप लोग के सामने ना, ये है वही है शतुरमुर्ग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये जहाँ बैठा हुआ है एक्चुअल में इसके नीचे इसके अंडे हैं, अंडे काफ़ी बड़े होते हैं और इन अंडों में से नन्हे नन्हे शतुरमुर्ग आने में अभी 45 दिन का समय लगने वाला है। क्लियर है? तो सबकी अभी नज़र बनी हुई है इस पूरी घटनाक्रम पे। पर ये महत्वपूर्ण क्यों है और क्या वजह थी जिस वजह से प्राकृतिक प्रजनन भारत में नहीं हो पा रहा था, समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कभी भी इन शतुरमुर्गों को प्रजनन करना होता है तो उसके लिए कुछ खास क्लाइमेट कंडीशन वेरी करती है। क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में कि शतुरमुर्ग जो है एक्चुअल में ये है अफ्रीका का निवासी है। अब अफ्रीका की जो जलवायु है एक्चुअल में वो शुष्क होती है, रेत ज़्यादा होती है और इनका जीवन अधिक सुरक्षित रहता है वहाँ पे, ये भागदौड़ अच्छी कर लेते हैं। पहली बात तो आपने इनको चिड़ियाघर में रखा हुआ। दूसरा क्या है कि भाई दक्षिण भारत का जो मौसम है, जो जलवायु है वो शुष्क नहीं है, आर्द्र है और ये खुद को सिक्योर फील नहीं करते थे। कहीं भी अगर इनको लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में भी यह प्रजनन नहीं करेंगे। तो क्या होता था कि प्रयास लगातार लंबे समय से हो रहे थे। तो जो जू के डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर स्टडी की बढ़िया से। स्टडी करने के बाद एक्चुअल में इन्होंने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वहाँ डेवलप किया। पहले अच्छे खासे एरिया में बाड़ लगाई जिससे कि कोई दूसरा जीव उसमें प्रवेश ना कर जाए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो भी आवश्यक दशाएं उसको लगती थी वो सारी आवश्यक दशाएं दी। वहाँ पे रेत बिछाई, ठीक है, ताकि ये लोग कंफर्टेबल रहें, डिस्टर्बेंस कम कर दिया इनके एरिया में। और जो इनका मुख्य रूप से जो मौसम होता है ना प्रजनन का, उस पूरे मौसम में इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। इनका जो मौसम रहता है जनरली वो होता है मार्च से लेकर के सितंबर तक का। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ कि इनके लिए सब कुछ तैयार किया गया, इनको मौका दिया गया प्रजनन करें और एक्चुअल में सफलता भी मिली। अब यह प्राकृतिक रूप से प्रजनन भी कर पाए। तो इनके लिए प्राकृतिक बाड़ लगाए, एक शुष्क स्थिति का निर्माण किया गया, पूरे क्षेत्र में रेत बनाई, तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण किया गया, साथ साथ ही इनके लिए विशेष आहार की व्यवस्था भी की गई। तो इन सभी प्रयासों की वजह से ही यह सफलता हमें मिल पाई है।
क्लियर है बात सभी लोग को? तो इसी वजह से यह सारा मामला भारत में खास है। एक्चुअल में शुतुरमुर्ग जो होता है इसको स्ट्रेथो कैमलस के रूप में जाना जाता है। यह इसका एक वैज्ञानिक नाम है। अफ्रीका का यह मूल निवासी है और जनरली सवाना और साहेल वाले क्षेत्र में इसको देखा जाता है। तो सवाना साहेल घास के मैदान होते हैं तो बढ़िया से भागदौड़ कर सकते हैं ये, और अच्छा खासा प्रभुत्व रहता है इनका इन क्षेत्रों में। रीज़न क्या है? पहली बात तो सबसे बड़े पक्षी होते हैं, इनका अंडा भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इनका जीवन काल 30 से 40 वर्ष होता है। इनकी भागने की गति बहुत अधिक तेज़ होती है ना। ये इतना अधिक तेज़ भाग सकते हैं कि इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इनका आकार बड़ा होना, वजन होना, इनकी तेज़ गति के कारण इन्हें वहाँ विशेष माहौल मिलता है, सिक्योर फील करते हैं, बंधे हुए नहीं रहते, जिस वजह से ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर लेते हैं। आवश्यक दशा इनको मिल जाती है जो चिड़ियाघर में नहीं मिल पा रही थी। बट आप लोग को सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसकी कुछ खास विशेषता यह भी होती है कि इसके मुंह में दांत नहीं होते। तो दांत नहीं होने की वजह से ये बीज, घास, इसके अलावा पेड़ पौधे, फूल पत्तियां ही खा पाता है। और एक्चुअल में खाता क्या है? बिना चबाए ही उनको निगल जाता है। अब जब ये निगल गया तो सब कुछ इसके पेट में है, तो ये क्या करता है कि जो उसने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए यह कंकड़ भी निकल जाता है, जिसकी वजह से इसका डाइजेशन प्रोसेस ही ठीक हो पाता है, अदरवाइज इसको परेशानी हो सकती है। तो ये कंकड़ निकलने का काम भी करता है साथ साथ में। ठीक है बात सभी को। हालांकि इसको हम बात करें IUCN की रेड लिस्ट के तहत, तो IUCN मानता है इसको संकट मुक्त, यानी कि लीस्ट कंसर्न, यानी कि इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि ये दूसरों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इसका शरीर इतना बड़ा है, इतनी तेज भागता है, जिसकी वजह से बाकी जो और जीव है ना इनको डर लगता है, वह भागते हैं इसको देख करके। तो यह खुद संकट में नहीं है पर दूसरों को संकट में डाल सकता है। हालांकि अच्छी बात है कि शाकाहारी है, वरना ये खुद ही कई अन्य जीवों को निपटा चुका होता। बट अगर इसको कभी ऐसा महसूस होता है ना कि इसके अंडे संकट में हैं, तो ये इतना दौड़ाता है ना कि आप शायद ही उसके बाद में इसकी बराबरी कर पाएं और बच पाएं इससे, है ना। ये इसकी खास स्थिति होती है। और अपने बच्चों के लिए तो कोई भी उलझ लेता है, ये तो फिर भी शुतुरमुर्ग है, तो बहुत बढ़िया से भगाएगा सबको। क्लियर है बात? तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये भी भारत की, और हम सभी लोग जनरली एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। क्लियर है बात? जैसे कि हमने यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा है यही, तो आंसर मुझे कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगली बात करते हैं नाविक के विस्तार की। एक्चुअल में अभी नई इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह आई है कि iPhone 15 अभी रिलीज़ हो गया है, लॉन्च कर दिया गया। हाँ, खरीदना है, अच्छी बात है, खरीदते रहिए, लेकिन उसमें खास फीचर आपको मिलेगा। जितने भी लोग खरीदेंगे तो उसमें आपको GPS के साथ साथ में नाविक भी मिलेगा, जो भारत का अपना खुद का क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। अब क्या हुआ है कि जिस तरह से हमने देखा कि iPhone 15 ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली को मान्यता दी, उसको उसमें इंस्टॉल किया। अब हमारी सरकार चाहती है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वह चाहते हैं कि भाई अब सभी स्मार्टफोन्स के अंदर हमारी क्षेत्रीय प्रणाली शामिल हो। भारत में प्रयास करेंगे कि अब हम उसको अच्छा बनाएंगे और सभी लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। हालांकि GPS बहुत अधिक तरक्की कर गया है और अब गलियों के छोटे छोटे कट भी उसको मालूम है और आपको कहीं से भी निकाल के ले जाता है। तो उस स्थिति में क्या है कि हम चाहेंगे कि धीरे धीरे उसको सुधार किया जाए। हालांकि एक महत्वपूर्ण न्यूज़ बीते दिनों की है, मैं चाहता हूं कि आप लोग वह भी जान लें, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बीते दिनों भारत सरकार ने यह भी फैसला किया था कि नाविक सैटेलाइट सिस्टम है उसको आधार किट से जोड़ने का फैसला किया था। उसके पीछे बड़ा कारण यह था कि जो हमारी आधार किट है यह ऑलरेडी GPS से जुड़ी हुई है, तो हमें क्या होगा कि इस वजह से एक विशेष लाभ मिलेगा और नाविक को आधार किट से जोड़ते हुए हम GPS की सहायता ले पाएंगे और पूरी डेमोग्राफी को अच्छी खासी तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये थोड़े दिन पहले की न्यूज़ थी। अभी जो न्यूज़ है हम लोग उस पर फोकस होते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको ऑलरेडी यह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। बट अब नाविक का विस्तार होगा, तो सरकार ने कह दिया है कि वर्ष 2025 की शुरुआत तक पॉसिबल हो सके तो 5G डिवाइसेस तक, जितने भी 5G डिवाइसेस तक आप पहुंचा सकते हैं नाविक को पहुंचाइए, उनमें इंस्टॉल कीजिए। हालांकि 5G डिवाइस बाद में बच जाते हैं, तो अंतिम सीमा इन्होंने रखी है कि वर्ष 2025 के अंत तक इस पूरी कार्रवाई को कंप्लीट किया जाएगा और सारे डिवाइसेस को नाविक सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है बात सभी लोगों को? तो नाविक का मतलब क्या होता है? नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वह यह है कि आप भारतीय तारामंडल की सहायता से आप खुद नेविगेट कर पाएंगे। क्लियर है बात? अभी तक हम लोग अमेरिका के सिस्टम को यूज़ कर पा रहे थे, बट अब हमारे पास अपना खुद का सिस्टम हो गया, तो जितना अधिक हम इसको यूज़ करेंगे उतना ही हम सभी लोगों को लाभ होगा और हम लोग का डाटा भी सिक्योर रहेगा।
ठीक है, अपने देश की सरकार इस मामले में खास होती है कि प्राइवेसी की सुरक्षा अधिक रहती है। हालांकि अगर हम वर्तमान स्थिति समझें तो आज के समय में दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिनके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, और इन सैटेलाइट सिस्टम में भी 4 देश ऐसे हैं जिनका सैटेलाइट सिस्टम ग्लोबल है, यानी कि ये आपको वैश्विक रूप से नेविगेशन में मदद करते हैं। इसके साथ ही दुनिया के 2 देश ऐसे हैं जिनका नेविगेशन सिस्टम रीजनल है, जिसमें जापान के साथ साथ भारत भी शामिल है। क्लियर है बात सभी लोगों को? तो सभी देशों के जो अलग अलग नेविगेशन सिस्टम है उनको हम लोग किस रूप में जानते हैं? जो अमेरिका का है वह जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रूस का है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोनास कहते हैं इसको, यूरोपियन संघ का है गैलीलियो, इसके अलावा चाइना का है बेइडो, और जापान का है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, भारत का IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम नाविक के रूप में जानते हैं। क्लियर है बात? याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, मिलान के लिए भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सारी जानकारी दे रहा हूँ। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ा सा भारत के नाविक के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण है और प्रश्न आते रहते हैं यहाँ से। तो IRNSS के रूप में इसको जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका अर्थ होता है। इसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, और इसरो ने इसको डेवलप करने के लिए 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अलग अलग समय पे, जो हमें इंडिया की कवरेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। केवल इंडिया की ही कवरेज नहीं, बल्कि यह इंडिया के बाहर जो हमारे समुद्र तट हैं, उन समुद्र तटों से परे हमें 1500 किलोमीटर की रेंज में भी कवरेज देते हैं। यह भी इसकी खास बात है। क्लियर है बात अभी? तो ऐसी स्थिति में आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ष 2006 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद यह सारा का सारा काम शुरू हुआ था। हालांकि सरकार की उम्मीद थी कि 2014 तक सारा काम पूरा हो जाएगा और हम अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूज कर पाएंगे, बट डिले हुए, कई बार लॉन्च डिले हुए, जिसकी वजह से 2018 तक परियोजना पूरी हो पाई थी। और वर्ष 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे के पूरे सैटेलाइट सिस्टम को जो नाम दिया था वह नाविक दिया था। तो इसलिए आप लोग को यह सब कुछ भी याद रखना होगा आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो अभी वर्तमान में क्या है कि जिन 7 सैटेलाइट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारे जो ग्राउंड स्टेशन है यह 24/7 कवरेज देते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर सारा काम यहाँ पर संभाला जाता है। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारी उपग्रह नेविगेशन नीति 2021 को भी जारी किया गया है, जिसमें भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अब हम इसको रीजनल नहीं रखेंगे, बल्कि साथ साथ में हम इसको अब ग्लोबल करने के लिए भी कार्य करते रहेंगे, जिसको तहत हम लोग को विशेष लाभ आगे समय में मिलेगा। सारी बात क्लियर है आप लोग को? तो यह सारा मामला बेहद खास है अपने आप में, और आपके लिए एक खास प्रश्न भी रखा हुआ है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करने हैं। चलिए बात करते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज़, मुख्य चुनाव आयुक्त की। हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या हुआ है कि भारत सरकार ने संसद के विशेष सत्र के लिए कार्यक्रम अब प्रकाशित कर दिए हैं, सार्वजनिक कर दिए हैं। तो हमें पता लग गया है कि संसद की पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा तो होगी ही होगी, क्योंकि ये बात मैं आप लोग को पहले ही कल पढ़ा चुका हूँ, न्यूज़ में चल रहा है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो फर्स्ट डे होगा, उसी फर्स्ट डे में एक लंबित विधेयक है हमारे पास में। लंबित क्यों है? क्योंकि पिछले साल मानसून सत्र में उसको पेश किया गया था राज्यसभा में, तब से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भारत सरकार चाहती है कि अब उस पर भी एक्शन लिया जाए। तो समझते हैं कि एक्चुअल में भारत में जो यह मुख्य चुनाव आयुक्त का मामला है वो एक्चुअल में है क्या। लंबे समय से भारतीय जो व्यवस्था है वह व्यवस्था चल रही है 1991 के अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम कौन सा है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 1991 है वो। तो उसके अनुरूप ही सारी की सारी व्यवस्था चल रही है, बट अब गवर्नमेंट चाहती है कि उसको 2023 में बनाए गए अधिनियम से रिप्लेस कर दिया जाए। तो अब तक की व्यवस्था के अनुसार भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वह भारत सरकार की सिफारिश से होती है। सरकार जिसकी सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर देंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या देखी गई है लंबे समय से कि जो हमारे यह निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे समय के लिए इनकी नियुक्ति होती है, जिस वजह से व्यवस्था स्थायी रूप से नहीं चल पाती। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आलोचना की गई है कि एक अच्छा खासा पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए, कई और लोगों की इसमें राय, सलाह, सुझाव होने चाहिए, उनकी भूमिका होनी चाहिए, जिससे कि व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। तो अब क्या हुआ था कि पिछले साल की बात है, पिछले साल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मार्च 2023 में ही कि एक्चुअल में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति होनी चाहिए। उस समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो जो दल सबसे बड़ी संख्या में है उसका नेता यहाँ भूमिका निभाएगा। इसके अलावा भारत का मुख्य न्यायाधीश यहाँ होने चाहिए, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था तो इसलिए खुद को इन्होंने प्रायोरिटी दी थी और कहा था कि इन तीनों से मिलकर जो समिति बनेगी वह समिति फैसला करेगी कि कौन बनेगा भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। यह फैसला हुआ था, यह ऐसा इन्होंने निर्णय दिया था। बट क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि अब जिसकी भी सिफारिश दी जाएगी उसी की ही नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सरकार ने सुना, सरकार को अच्छा लगा, बट सरकार ने क्या हुआ कि मानसून सत्र में एक विधेयक पेश कर दिया जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से संबंधित था। तो क्या कहा इन्होंने उस प्रस्ताव में, इन्होंने उस विधेयक में कहा कि एक्चुअल में हम सारा व्यवस्था संभालेंगे एक चयन समिति के द्वारा, यानी कि समिति वाली बात तो उन्होंने मानी, पर समिति में होगा कौन? इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री होंगे जो अध्यक्ष होंगे, विपक्ष का नेता होगा, और विपक्ष का नेता यदि किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है तो सबसे बड़ा जो दल है, चाहे उसके संजय कुछ भी हो, उसका नेता आएगा। इसके अलावा इन्होंने कर दिया कि एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हो जाए। तो इस पूरे मामले ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि 3 लोग हैं, अब बहुमत के लिए जरूरी होगा कि 2 पक्ष में वोट पड़ जाए, जिस दल का प्रधानमंत्री उसी दल का कैबिनेट मंत्री। तो ये दोनों तो सहमति आपस में रखेंगे, बेचारे विपक्ष के नेता को टाइम पास के लिए यहाँ बुलाएंगे। तो यह मामला तब से विवादों में था, इसीलिए इसकी आलोचना की जा रही थी। बट अब सरकार कह रही है कि हम इस व्यवस्था को फाइनल करेंगे और यही चयन समिति जो होगी अब राष्ट्रपति को सुझाव देगी किसको बनाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त, तो उसी व्यक्ति को आने वाले समय में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि यह जो विधेयक है 2023 का, इसमें एक खास व्यवस्था इन्होंने यह करी है कि चयन समिति से पहले हमारे पास एक जो खोज समिति है वह बनाई जाएगी। खोज समिति का उत्तरदायित्व यह होगा कि इसमें 3 सदस्य होंगे। पहली बात तो इन 3 लोगों में जो अध्यक्षता करेगा वह व्यक्ति होगा हमारा कैबिनेट सचिव, और कैबिनेट सचिव के साथ साथ ही हम लोग यहाँ पर व्यवस्था संभलवाएंगे 2 अन्य व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो तीनों लोग हैं इनके पास ये जिम्मेदारी होगी सारी की सारी इस आयोग को चलाने की, इस खोज समिति को चलाने की। तो यह जो खोज समिति होगी जिसमें कैबिनेट सचिव और 2 अन्य सदस्य होंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी 5 ऐसे व्यक्तियों की खोज करनी है जिन व्यक्तियों को हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो यह जिम्मेदारी इसकी है। जब यह जो 5 लोगों का पैनल है ये लोग ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे, बना लेंगे, तो उसके बाद में हमारी जो मुख्य समिति है, कौन सी समिति, यहाँ पर हमारी जो चयन समिति है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह इन 5 में से किसी एक का चयन करे, और जिस एक का चयन होगा उस चयन की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति से की जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह उनको नियुक्त कर दे। हालांकि अगर एक के अतिरिक्त यहाँ पर तीनों की ही नियुक्ति करनी है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर हम यह भी देखें कि 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करनी है, तो ऐसी स्थिति में भी यह इसके लिए पूरा काम पैनल करेगा, खोज समिति करेगी, और सभी व्यक्तियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी फिर बाद में राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। क्लियर है बात? इसके साथ साथ ही ये जो नया विधेयक है इसमें एक खास व्यवस्था यह है कि पिछली व्यवस्था, अब तक जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन अब व्यवस्था बदल दी जा रही है और न्यायाधीश के स्थान पर अब जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होंगे उनका दर्जा कैबिनेट सचिव के समान हो जाएगा। उनको इनके समान ही वेतन, भत्ते और सेवा दी जाएगी। हालांकि कार्यकाल वगैरह जो निर्धारित है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, वह यथावत ही बना रहेगा। इनको हटाने के लिए अगर कभी जरूरत पड़ती है या कभी हम चाहते हैं कि काम ठीक से नहीं कर रहे, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर भाई संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार से कार्यवाही सारी पूरी होगी और यही व्यवस्था है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो अब तक यह सारा का सारा मामला फंसा हुआ था, कैसे हो नियुक्ति, कैसे हो नियुक्ति। तो इस विधेयक में सब कुछ साफ है और अगर अब इस विशेष सत्र में यहाँ फैसला हो जाता है, यह विधेयक पारित हो जाता है, तो अब इसी प्रकार से यानी कि चयन समिति, खोज समिति के अनुरूप ही सारा कार्य होगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी। अगर हम अब तक की चली हुई व्यवस्था देखें तो पता लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। हालांकि वहां पर मुख्य आयुक्त के सहित अन्य का शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि वहां पर यह डिफाइन नहीं किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहित 2 ही निर्वाचन आयुक्त होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ वहां क्लियर नहीं है, बट कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है यूपीएससी। स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 1989 तक यह जो पूरा आयोग है यह 1 सदस्यीय आयोग के रूप में काम करता था। फिर 1989 में इसको 3 सदस्यीय बनाया गया, 1990 में फिर 1 सदस्यीय बनाया गया, लेकिन 1993 से आज तक 3 सदस्यीय आयोग के रूप में ही यह काम कर रहा है।
क्लियर है बात इन सभी आप लोगों को? तो अब आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव निर्वाचन आयोग में हम लोग देख सकते हैं और एक प्रश्न ऐसा ही आप लोग की स्क्रीन पर वर्तमान में जिसका आपको जवाब कमेंट कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी आज के इस सेशन से संबंधित सारी करंट अफेयर न्यूज़ आपके साथ साझा कर ली गई हैं, महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी गई हैं। फिर जल्द मिलते हैं कल शाम को 9 बजे और ऐसे ही बातें करेंगे, करंट अफेयर न्यूज़ पर चर्चा करते हुए ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।